हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम करा रहे हैं वो है आपके क्लास 12th का कोर हिंदी कोर का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म में जो बुक आ रही है आरोह भाग 2, उसके जो गद्य खंड और काव्य खंड के जो चैप्टर हमारे आ रहे हैं उनके एमसीक्यूज का एक क्विक रिवीजन हम लेकर आए, यानी कि एक टेस्ट पेपर हमने रेडी किया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो इसको ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए कि ये हमारा हिंदी क्लास 12th हिंदी कोर की बुक आरोह भाग 2 के चैप्टर टर्म 1 के जो कवर्ड चैप्टर हैं उनका टेस्ट पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या दिया गया है, दिन ढलने के साथ बच्चे कहाँ झांकने लगे। तो अब देखिए ये हमारा, आप इसको देखें पढ़ेंगे तो तुरंत देख जाएंगे कि पहला चैप्टर हमारा जो है ना, एक गीत हरिवंश राय बच्चन जी का, उससे लिया गया है ये। तो क्या दिया है, दिन ढलने के साथ बच्चे कहाँ झांकने लगते हैं। तो उन्होंने कहाँ बताया था, खिड़की से, छत से, घरों से या नीड़ों से। तो वो कहाँ से झांक रहे थे, नीड़ों से। तो नीड़ों का तात्पर्य क्या होता है ये भी हमने समझाया था। नीड़ों का तात्पर्य होता है घोंसले। घोंसले से जो है वो बच्चे झांकने लगते हैं दिन ढलते, क्योंकि माँ बाप को घर के आने का इंतजार होता है उनको, तो वो नीड़ों से झांकने लगते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती हैं। जब बच्चों की याद आती है तो चिड़िया क्या करने लगती है। भाई जब माँ बाप की याद आ रही थी तो बच्चे घोंसलों से झांक रहे थे। अब चिड़िया को जब बच्चों की याद आती है तो वो क्या करती है, रोती है, सोती है, तेजी से उड़ती है, या इनमें से कुछ नहीं करती। तो क्या, जैसे ही बच्चों की याद आती है वो तुरंत तेजी से उड़ती है। तेजी से उड़कर कहाँ पहुंचना चाहती है, जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताशा और दुखी क्यों है। हताश और दुखी क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है। आर्थिक हानि के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण, अपराध के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो कारण क्या था उसका, वो जो है परिवार से बिछुड़ने के कारण वो बहुत ज़्यादा हताश और दुखी था। उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो बहुत ही दुखित था। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कवि किस ओर संकेत कर रहे हैं। क्या बोलते हैं वो, कि क्या है। समय बीत जाता है, दिन डूब रहा है, जीवन क्षणभंगुर है, या अभी बहुत समय बाकी है। तो क्या कारण था, जीवन क्षणभंगुर है, मतलब जीवन बहुत जल्दी बीतता है। उनके यहाँ पर इस कविता को कहने का तात्पर्य क्या है कि दिन बहुत ही जल्दी बीत जाता है, उसमें समय नहीं लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक गीत कविता के द्वारा कवि हरिवंश राय बच्चन क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जो एक गीत कविता उन्होंने हमें सुनाई है, इस कविता के माध्यम से वो हमें बताना क्या चाहते हैं। जीवन यात्रा बहुत कठिन है, यानी कि हम लोग की जीवन की यात्रा बहुत कठिन है, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मतलब किसी की समय जो है किसी का वेट नहीं करता। मंजिल पर प्रिय से मिलन की आशा ही जीवन यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। कहने का तात्पर्य क्या है, मंजिल पे अगर हमारा कोई प्रिय बैठा है, मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, आप स्कूल से जाते हो, आपको घर जाना है, अब घर पे मम्मा है, मम्मा की जो है ना आपको जो याद है, हमारी प्रिय है, तो हमारा जो प्रस्थान बिंदु, मतलब हमारा जल्दी जाने का क्या है कि मेरे मम्मी के पास पहुंच जाऊं। तो हम जहां से चल रहे हैं वहां से हमारे कदम कदम जल्दी जल्दी तब बढ़ेंगे जब हमें यह याद हो कि मेरी माँ मेरे घर में वेट कर रही है। तो हम क्या होंगे, बहुत जल्दी जल्दी घर आने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज उन्होंने बताया, मंजिल पर प्रिय से मिलन की आशा ही जीवन यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। ये हमारा एकदम सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना हमारा सेकेंड चैप्टर में हमारी जो कविता थी, कविता के बहाने। कविता के बहाने उन्होंने हमें 3 चीजें बताई थी। क्या बताया था, एक कविता, एक फूल और चिड़िया, फूल और बच्चे। कविता की इन 3 चीजों से उन्होंने सिमिलैरिटी बताई थी कि कविता, चिड़िया क्या जाने, कविता का उड़ना, ठीक है, ये था। फूल क्या जाने, कविता का महकना। इस तरीके से कविता थी हमारे पास में। तो वही यहाँ पर 3 चीजें सिमिलर करके बताई थी। अब ये 3 चीजें हमको क्यों बताई गई थी, क्या थी ये चीजें।
शब्द थी, भावना थी, अभिव्यक्ति के उपकरण थे या उपरोक्त सभी थे। तो यहां पर क्या था, ये अभिव्यक्ति के उपकरण थे, मतलब यहां पर हम अपनी बात को व्यक्त करने के लिए इन 3 चीजों का हमने सहारा लिया था। तो ये क्या हो गए, ये एक उपकरण मात्र हो गए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कविता के अस्तित्व पर विचार करती हुई कविता के बहाने कविता क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे सामने क्या निष्कर्ष है, मतलब क्या कंक्लूजन निकाल के रखती है। कंक्लूजन में 4 चीजें दी गई हैं, उनको पढ़ते हैं। कविता के अस्तित्व पे आज गहरा संकट है, यानी कि आजकल कविताएं संकट में हैं। अब कविता लिखना व्यर्थ है, अब कविताएं कोई पढ़ता नहीं, उसको लिखना व्यर्थ है। कविता कालजयी है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, अभी लिखा जाएगा, कालों तक, हमेशा तक ये हमेशा बनी रहेगी, इसका कभी अंत नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब ये कविता हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कविता कालजयी होती है, यानी कि इसका कोई भी काल निश्चित नहीं होता। जिस काल में पढ़िए हमेशा फ्रेश महसूस करेंगे आप। कोई भी कविता उठाएंगे, जब भी आप पढ़ेंगे हमेशा उसको आप फ्रेश ही महसूस करेंगे, जैसे ये इसी समय है। क्वेश्चन नंबर है 8 में है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है। चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है तो कविता कैसे उड़ेगी, पंख, विचार, कल्पना या शब्द। तो जाहिर सी बात है, कविता किसके सहारे उड़ती है, कल्पना। जब हम कल्पना करते हैं तभी कविताएं बनती हैं और वो उड़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर है 9, कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें डिफरेंट है। चिड़िया दूर तक उड़ सकती है और कविता किताब के पन्नों तक। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है जबकि कविता की उड़ान असीम है। चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। चौथा है, खा और गा दोनों सही है। तो आप पहला वाला तो हम कट करेंगे क्योंकि कविता सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रहती, वो कोई कहीं दूरों तक उड़ती है और उसकी उड़ने की कोई सीमा नहीं है। चिड़िया एक सीमित तक उड़ेगी लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, खा और गा दोनों ही सही है। कविता पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। क्वेश्चन नंबर है 10 में है, सब घर एक कर देने का आश्रय क्या है। जब बच्चे खेलते हैं तो सारे घर एक कर देते हैं, तो उसका क्या मतलब है। भेदभाव नहीं रखना, तोड़ फोड़ करना, सीमा में रहना या शोर मचाना। तो यहाँ पर क्या है, जब वो खेलते हैं तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं। घर में बगल वाले घर में कौन रहता है, किस धर्म का है, किस जाति का है, क्या है, वो खेलते हुए उसके घर में घुसेंगे, बड़ी उच्च जाति के यहाँ भी रुकेंगे, मतलब उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन हैं। अब यहां पर हमारी तीसरी कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस कैमरे में बंद अपाहिज की यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो इसका क्या दिया है, अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन हैं। यहां पर हम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया, दूरदर्शन वाले, अपाहिज, दर्शक या कवि। तो यहां पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया हम शब्द, दूरदर्शन वालों के लिए, जो उस इंटरव्यू का, एक अपंग व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए उसे एक बंद कमरे में लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या दिया है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है, क्या चीज दिखाना चाह रहा है। सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, समाचार और खेल, दर्शक और अपाहिज रोते हुए, नए और पुराने कार्यक्रम। जैसे कविता में हम लोगों ने देखा है कि वो जो अपाहिज व्यक्ति जो कि वहां दूरदर्शन में वालों के पास कैमरे में बैठा हुआ है, उसको रुलाएंगे और साथ में उसको रोता देखकर दर्शक भी रोएंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या है, दर्शक और अपाहिज रोते हुए दिखाना चाहते हैं कौन, दूरदर्शन वाले। क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या दिया गया है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे, किसको लेकर आए थे, दुर्बल को, सबल को, अपंग को या बीमार को। तो किसको लेकर आए थे, वो एक अपंग व्यक्ति को लेकर आए थे जिसका एक अंग भंग था, ऐसे व्यक्ति को वो लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, वो कैसे प्रश्नों को पूछ रहा था उनसे।
हम लोगों ने सभी प्रश्न पढ़े हैं, तो वो कैसे प्रश्न पूछ रहा था? अर्थपूर्ण थे, मतलब उनका कोई अर्थ था। वो तर्क संगत थे, जहां पे हम तर्क वितर्क कर सकते थे, वाद विवाद हो सकता था। भावपूर्ण थे, मतलब उनमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स थी। या अर्थहीन थे, तो हमने वहां देखा था वो जितने भी सवाल पूछ रहा था वो सभी अर्थहीन है। आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप अपाहिज कब से हैं, तो ये सब प्रश्न एकदम अर्थहीन थे, इनका कोई भी मतलब वहां पर नहीं था जैसे वो सवाल वहां पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? पर्दे पर किसकी कीमत है? पर्दे पर किस चीज की कीमत बताई गई है कविता में? दर्शक की, अपाहिज की, प्रस्तुतकर्ता की, या वक्त की? तो बताते हैं ना, आप बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो यहां पर क्या दिया है? वक्त, यानी कि जो एक एक सेकेंड होता है उसका भी पैसा लगता है, तो वहां पर क्या है? वक्त की कीमत है। क्वेश्चन नंबर है 60। कभी अंधकार का दंड भोगने के लिए कहां जाना चाहता है? अब यहां पर क्या है? जो हमारी चौथी कविता है सहर्ष स्वीकारा है, वो आ गई है। यहां पर क्या दिया? सहर्ष स्वीकारा की कविता है। क्या दिया है? कवि जो है वो दंड भोगने के लिए कहां जाना चाहता है? काले बादलों में, धुएं के बादल में, पाताल लोक के अंधेरी गुफाओं में, या खा और गा हमारा सही है? तो उन्होंने क्या बताया था कि कहां जाना चाहते हैं वो? धुएं के बादल, पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में। तो यहां पर खा और गा दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या दिया गया है? कवि दंड क्यों पाना चाहते हैं? अब वो दंड क्यों पाना चाहते हैं? दंड भागने कहां जाते, लेकिन वो दंड पाना क्यों चाहते हैं? पश्चाताप के लिए, गलती माफी के लिए, प्रिय के मोह से मुक्ति पाने के लिए, आत्मा को बहलाने के लिए। तो क्या उनकी जो प्रियतमा थी, अब वो उसके प्यार से निकलना चाहते हैं, ठीक है, उसके संरक्षण में नहीं रहना चाहते, वो जो है सबल बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वो उसके प्रेम से निकलकर बाहर आना चाहते हैं, और जब प्रेम से निकलेंगे तो उसका दंड वो भोगना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे इतने जो है निश्चल प्रेम से निकलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिय के मुंह से मुक्ति पाने के लिए वो दंड पाना चाहते हैं, क्योंकि उसके प्यार से वो अलग हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या है? अपने प्रिय के प्रति कवि जितना अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, उतना ही उनका हृदय पुनः भर आता है। इस पंक्ति में कवि का कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? मतलब वो अपने अंदर प्रिय का जितना प्यार भरा हुआ है, वो उसको बार बार निकालते हैं, और जितना वो निकालते हैं वो फिर वापस उतना ही भर जाता है। तो इसमें कवि का क्या भाव व्यक्त हुआ है इस पंक्ति के माध्यम से? प्रिय के प्रति गहरी आसक्ति, मतलब वो प्रिय के प्रति बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्रिय के प्रति क्षोभ है, उनको तकलीफ है, प्रिय से बहुत रोष है, गुस्सा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? प्रिय के प्रति गहरी आसक्ति है, अर्थात वो बहुत ही असीम प्रेम करते हैं अपनी प्रियतमा से। क्वेश्चन नंबर है 19 में क्या दिया है? सहर्ष स्वीकारना का क्या आश्रय है? कविता हमारी दी है, सहर्ष स्वीकारा है, तो सहर्ष स्वीकारना का तात्पर्य क्या होता है? सहज रूप से स्वीकार करना, मन से स्वीकार करना, खुशी खुशी स्वीकार करना, विवशता से स्वीकार करना। तो सही हमारा क्या है? खुशी खुशी स्वीकार करना, मतलब किसी भी बात को हम खुशी खुशी स्वीकार कर ले। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या दिया गया है? कवि के भीतर क्या है? उनके भीतर क्या बताया गया था? स्मृतियां, आत्मचिंतन, मीठे पानी का झरना, या सांसारिक उलझने। तो उन्होंने क्या बताया था? मीठे पानी का श्रोता है, श्रोता मतलब झरना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? भक्तिन। अब हमारे पास में आ गया हमारा चैप्टर भक्तिन। भक्तिन का हमें ध्यान से पढ़ना है कि क्या दिया गया है उसमें। भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? महादेवी वर्मा की जो सेविका थी भक्तिन, उनका परम कर्तव्य क्या था? इधर उधर पड़े रुपयों को चोरी करना, हर प्रकार से लेखिका को खुश करना, लेखिका का हाथ बटाना, या लोगों को नीचा दिखाना। तो उनका परम कर्तव्य क्या था? हर प्रकार से लेखिका को खुश करना, जैसे भी हो बस लेखिका खुश रहे, यही उसका परम कर्तव्य था। क्वेश्चन नंबर है 22 में क्या दिया गया है? सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है?
पहले स्टार्टिंग में कि उनकी सेवा जो धर्म था उसकी तुलना कवयित्री ने किससे करी है, महादेवी वर्मा से, हनुमान जी से, भक्तिन से या लक्ष्मण से। तो उन्होंने किससे करी थी, हनुमान जी से। जैसे राम की जो भक्ति करते थे हनुमान जी, वैसे ही भक्तिन थी जो सेवा धर्म में लगी रहती थी हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी राम जी की सेवा करते थे, वैसे ही भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा की सेवा धर्म में लगी रहती थी। क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या है, किन दो नारी पात्रों के नाम दुर्वाह हैं। दुर्वाह मतलब बहुत मुश्किल ऐसे नाम जो मिलते नहीं हैं और जो अपने नामों के अर्थ से कभी मेल नहीं खाते, ठीक है। तो वही चीजें, तो यहां पर कौन दो लोगों की बात करी गई है, लेखिका और भक्तिन, लक्ष्मण और भक्तिन, अंजना और लेखिका, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दो नामों की बात की गई है वो लेखिका और भक्तिन की। लेखिका का नाम था महादेवी वर्मा और भक्तिन का नाम था लक्ष्मी। ये दोनों की ही जीवन प्रवृत्तियां जो हैं उनके नामों से बिल्कुल विपरीत थी, इसीलिए बोला गया कि दुर्वाह है। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या दिया है, भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की। यहां पर क्या, भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की। ये बात कब की हो रही है, जब भक्तिन आई थी उनके पास, पहली बार आई थी ना काम ढूंढने के लिए, तब उन्होंने क्या प्रार्थना करी थी। उनके वास्तविक नाम का प्रयोग करने, यानी कि भक्तिन का जो वास्तविक नाम था लक्ष्मी, उसका प्रयोग करने की उन्होंने विनती करी थी। उनके वास्तविक नाम का अर्थ बताने की विनती करी थी, मतलब जो मेरा नाम है उसका अर्थ बताइए। उनके वास्तविक नाम का प्रयोग ना करने की विनती की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने भक्ति ने क्या विनती करी थी कि जो है उनके वास्तविक नाम का प्रयोग ना करें, यानी कि उनको लक्ष्मी कहकर वो बिल्कुल भी ना पुकारे। उनका कोई भी, तभी जो है उनकी कंठी माला वगैरह देखकर महादेवी वर्मा ने उनका नाम रख दिया था भक्तिन, और उनको भक्तिन नाम से पुकारने लगी थी। तो उनका असली नाम जो लक्ष्मी था वो नहीं लेती थी। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या है, शेष इति व्रत का अर्थ क्या है। उन्होंने लास्ट में बोला ना शेष इति व्रत, तो इसका मतलब क्या है, उपन्यास, जीवनी, पूरी कथा, या इनमें से कोई नहीं। तो शेष इति व्रत का मतलब होता है पूरी कथा, मतलब पूरी कहानी जहां पर खत्म की जाए वहां पर शेष इति व्रत। क्वेश्चन नंबर है 26 में है, भक्तिन को शहर क्यों आना पड़ा था। वो गांव में सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो शहर क्यों आई थी, क्या कारण था। लेखिका के साथ रहने के लिए, लेखिका की सहायता करने के लिए, शहर घूमने के लिए, अपमान व कमाई के विचार से। तो वो किस लिए आई थी, अपमान व कमाई के विचार से। गांव में उनका बहुत अपमान हुआ था, उनकी खेती बाड़ी जब सब कुछ तबाह होने लगा था तो वो लगान भी नहीं दे पा रही थी। तो दोपहर भर जो है वो साहूकार ने उनको धूप में रखा था, खड़ा कर, उनको बहुत अपमान फील हुआ। फिर वो और अच्छा कमाने के लिए वो कहाँ चली आई थी, शहर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपमान और कमाई के विचार से वो कहाँ चली आई थी, शहर चली आई थी। क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या है, भक्तिन की कहानी अपूरी है। अपूरी मतलब अपूर्ण है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका के इस कथन के पीछे क्या कारण। लेखिका ने ये लास्ट में कथन लिखा है कि अभी अपूरी है, यानी कि अपूर्ण है। अभी यहाँ पर कहाँ तक उन्होंने आधे में रोक दिया था, अधूरी थी। अब उसके अंत की कहानी, अर्थात भक्तिन के अंत की कहानी लिखकर वो उसे खोना नहीं चाहती। तो इससे वो क्या चीज कहना चाहती हैं, भक्तिन के सेविका धर्म को प्रमाणित करना चाहती हैं, भक्तिन के त्याग का परिचार दे रही हैं, भक्तिन को अजर अमर सिद्ध करना चाहती हैं, या भक्तिन के अंत को स्वीकार ना करना। तो इससे क्या है, भक्तिन का भी अंत होगा, इस बात को वो स्वीकार नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने ये वक्तव्य लिखा था। क्वेश्चन नंबर है 28 में है, भक्तिन संस्मरण के माध्यम से लेखिका ने सामाजिक उत्थान के लिए किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। यानी कि उन्होंने जो ये संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये जिस उद्देश्य से उन्होंने पूर्ण किया है वो क्या है। स्त्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज, यानी कि स्त्री अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्षपूर्ण आवाज लगाती है। समाज में बेमेल विवाह की परंपरा है, लड़का लड़की में भेदभाव है, या भक्तिन के सेवा धर्म की प्रशंसा है। तो उन्होंने यहाँ बताया था कि किस बारे में लिखा है ये, इन्होंने स्त्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज को, कि किस तरीके से जो है भक्तिन अपनी अस्मिता बचाने के लिए जीवन से शुरू से लड़ती चली आ रही है। हर जगह उसने आवाज किसी ना किसी तरीके से उठाई ही है।
अब है क्वेश्चन नंबर 29 में है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है। तो यहाँ पर पंचायत भी बैठी थी जब दोनों, उसकी बेटी और जो लड़का अंदर तीतरबाज लड़का जो पकड़ा गया था, पंचायत बैठी थी। तो पंचायत ने जैसा फैसला सुनाया उसको देखकर कैसी तस्वीर उभर रही है पंचायतों की। पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। वे सही न्याय नहीं कर पाती हैं। वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। वहां दिख रहा था कि वो लड़का साफ तौर पे जबरदस्ती उस कमरे में घुसा था, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया कि वो बेमेल विवाह उस लड़की को करना पड़ा था, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर क्या था, वो गूंगी थी, लाचार थी, समाज की बंधनों से बंधी हुई थी, वो कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं ले पा रही थी। तो यहाँ पर क्या है, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य सिद्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या है, खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है। यहाँ पर किस ये इसका मतलब क्या होता है। निकम्मे काम करने वाली पत्नी, बेकार पत्नी, जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं, या कन्याओं को जन्म देने वाली। तो भक्तिन के एक के बाद एक 3 कन्या पैदा हुई, उसके एक भी बेटा नहीं पैदा हुआ। तो यहाँ पर भक्तिन के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल किया गया जिसने कन्याओं को जन्म दिया। तो यहाँ पर उसके लिए बोला गया खोटे सिक्कों की टकसाल। क्वेश्चन नंबर है 31 में क्या दिया है। अब यहां से हमारा नेक्स्ट गद्य खंड का नेक्स्ट चैप्टर है बाजार का जादू, वो शुरू हो रहा है। क्या दिया है, बाजार का जादू किस प्रकार काम करता है। जब हम बाजार जाते हैं तो वो जादू हम पर चढ़ता कैसे है, कैसे हम उस जादू में फंस जाते हैं। जेब की राह से, आंख की राह से, मन की राह से, या सामान की राह से। तो हम फंसते कैसे हैं, आंख की राह से। आजकल बाजार खूब अच्छे सजे होते हैं, हम बाजार जाएंगे और क्या होता है, धीरे धीरे उसके मोह पाश में हम फंसते चले जाते हैं। ऐसा जकड़ जाते हैं कि हमें खरीदना कुछ हो और हम खरीद कुछ लाते हैं, और जितने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम पैसे खर्च कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, बाजार जाते समय बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा उपाय क्या है। अब हम बाजार तो जाएंगे भाई, अब उस जादू में हम ना पकड़े इसके लिए हमें क्या करना होगा। मन खाली ना हो, यानी अपने मन को खाली नहीं रखना। मन रिक्त हो, यानी मन खाली हो। मन भारी हो, मन बोझिल हो। तो क्या उपाय बताया गया है कि मन को खाली नहीं रखना है। अर्थात आप बाजार जा रहे हैं तो किसी काम से जा रहे हैं, तो उस काम की लिस्ट बना लीजिए कि हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो खरीदना है। जब आपका मन भरा रहेगा तो आप इधर उधर कहीं जाएंगे ही नहीं। तो जादू से बचने के लिए क्या करना है, मन का खाली ना होना, यानी कि मन बिल्कुल भी तरीके से खाली ना हो। क्वेश्चन नंबर है 33 में क्या दिया है, बाजार की सार्थकता किसमें है। अब बाजार हमें कब ज्यादा उपयोगी, ज्यादा हमें लाभ दे सकता है, वो क्या, ऐसा क्या हो। लोगों की खरीदारी करने में, यानी कि वो जब लोग खरीदारी करते हैं तो बाजार सार्थक हो जाता है। लोगों के पैसे की बचत करने में, पैसे बच जाते हैं। लोगों की आवश्यकता पूरी करने में या लोगों को लूटने में। तो बाजार की सार्थकता किसमें, बाजार तब काम का है जब वो लोगों की आवश्यकता पूरी करे, फालतू के सामान खरीदने में नहीं। जब हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, बाजार से कब आनंद मिलता है। हमें आनंद मतलब मजा कब हमें मिलता है, जब ग्राहक के मन में कोई लक्ष्य नहीं होता, जब ग्राहक के पास मनी पावर हो, जब ग्राहक के मन में लक्ष्य निश्चित हो, जब ग्राहक पूरा खर्च करता है। तो जब बाजार से कब आनंद मिलता है, जब ग्राहक का मन में लक्ष्य निश्चित हो, हमको पता है कि हमको ये चीज लेनी है। हम जब डिसाइड करके जाएंगे तभी हमें बाजार का मजा है। क्योंकि ऐसा होगा अगर हम लक्ष्य निश्चित करके नहीं जाएंगे, चले गए बस बाजार, पैसा लिया और चले गए, अब मन में हमें कुछ डिसाइडेड नहीं हमें लेना, अब फालतू की चीजें हम खरीद लाएंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है। उस समय तो खरीदने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब हम खरीद के घर आएंगे वापस
तब क्या होगा, तब हम देखेंगे अरे ये हमारी ज़रूरत की नहीं है, फालतू का पैसा चला गया, वो हमारी ज़रूरत का नहीं है, फालतू का पैसा चला गया, तो वो उस समय मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन जब हम डिसाइड करके जाएंगे कि हमें क्या लेना है, अपनी उपयोगी चीज़ लेकर आएंगे, जब घर में आएंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, हमको ज़रूरत थी, अरे तो बहुत अच्छा मिल गया, सस्ता मिल गया, तो ये हमको आनंद देगा। तो कहने का मतलब क्या है, बाजार कब आनंद देता है, जब ग्राहक के मन में लक्ष्य निश्चित हो कि हमें क्या लेना है। अब है क्वेश्चन नंबर 35 में बाजार को सार्थकता कौन देता है, कौन बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। एक तो बाजार सार्थक कब सिद्ध होता है ये हमने देखा, और बाजार को सार्थकता, अब बाजार को सार्थकता कौन देगा, जो बाजार से जरूरत की चीजें खरीदते हैं, यानी कि जिन्हें जरूरत की चीजें खरीदते हैं वो बाजार को सार्थकता देते हैं, जो बाजार से सभी चीजें खरीद लेते हैं, जो बाजार में बिक्री बढ़ाते हैं, जो परचेजिंग पावर पर गर्व करते हैं। तो बाजार को सार्थकता कौन लोग देते हैं, जो बाजार से जरूरत की चीजें खरीदते हैं। हम गए, हम अपनी जरूरत की चीजें ले आए, तो हमने बाजार को सार्थकता प्रदान की कि हाँ ये हमारी जरूरत की चीजें हमको दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, किस प्रकार के लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, मतलब सार्थक किसने दे दिया। अब बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं, बाजारूपन मतलब अब वो बस फालतू की चीजें खरीदते जाओ और बस वो बाजार है ये चीज हमको डिपेंड कर दे। तो ये कौन लोग करते हैं, जो बाजार से जरूरत की वस्तु खरीदते हैं वो, जो बाजार से बिना खरीदे लौट जाते हैं वे, जो बाजार से व्यर्थ की चीजें नहीं खरीदते, जो बाजार से व्यर्थ की चीजें खरीदते हैं। तो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं वे लोग जो बाजार से व्यर्थ की चीजें खरीदते हैं, अर्थात बेकार की चीजें खरीदते हैं, वो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 क्या है, वर्तमान फैशन के दौर में मॉल संस्कृति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप परचेजिंग पावर के साथ मॉल का कैसा उपयोग करना चाहेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम परचेजिंग, हमारे हाथ में परचेजिंग पावर है, तो हम मॉल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो कैसे है, फैशन की अधिकांश वस्तुएं खरीद लेंगे, जो फैशन चल रहा है उसकी अधिकांश वस्तुएं खरीद लेंगे, वर्तमान समय के अनुरूप खरीदारी करेंगे, जो वर्तमान समय उसके अनुरूप खरीदारी करेंगे, जरूरत के अनुसार खरीदी करेंगे, मॉल बार बार नहीं जा सकते इसलिए इसका पूरा उपयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जरूरत के अनुसार खरीदी करेंगे, मतलब जो हमें जरूरत है हम उतना खरीदेंगे ना। ऐसा नहीं भाई मॉल में तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा सजा होता है, तो सारी चीजें तो हम नहीं खरीद सकते, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं जब हम सिर्फ उसको ही खरीदेंगे। क्वेश्चन नंबर है 38, लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं, जो संयम बरतते हैं वो लोग कैसे होते हैं। फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं, फिजूल सामान को अच्छा मानते हैं, इनमें से कोई नहीं कि का और खास सही है। तो सही हमारा क्या है, जो फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं वे ही लोग संयमी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है। बाजार के जादू की तुलना किससे की जा रही है, जादूगर से, चुंबक से, चमत्कार से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है, बाजार के जादू की तुलना किससे करी गई है, चुंबक से करी गई है। क्वेश्चन नंबर है 40 में क्या दिया है, लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आया। जो उनका दूसरा मित्र था वो बाजार से खाली हाथ किस वजह से लौटा। वह सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था, जितना था वो सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, वह कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था, वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो दूसरा मित्र खाली हाथ क्यों लौटा था, वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, अर्थात जब वो बाजार गया तो उसको सब कुछ अच्छा लगा, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, वो खरीदूं, वो खरीदूं। अब उसने बोला कि अगर मैं एक चीज खरीदता हूं तो दूसरी छूट जाएगी, दूसरी खरीदता हूं तो तीसरी छूट जाएगी। तो अब उसको सब कुछ पसंद था तो वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ खरीदा ही नहीं। यानी कि अगर कुछ खरीदता तो कुछ छूटता, तो वो चुपचाप वैसा जैसा गया था वैसा ही वापस चला आया। अर्थात क्या है, वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो खाली हाथ आया, उसने कुछ भी नहीं खरीदा। क्वेश्चन नंबर है 41 में क्या है, इंदर सेना लोगों से पानी क्यों मांगती थी। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू हो रहा है, तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, काले मेघा पानी दे, उसके एमसीक्यूज यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। तो क्या दिया गया है, सूखा पड़ने का अंदेशा होने के कारण
कीचड़ में छल कूद करने के कारण, मस्ती करने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो क्या था, इंद्रसेना पानी क्यों मांग रही थी? सूखा पड़ने के अंदेशा होने के कारण, कि बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ जाएगा। तो अब वो क्या करते हैं, भगवान इंद्र से पानी मांगते हैं, किसी तरह पानी मिल जाए। तो इसीलिए वो निकलते हैं सभी घरों के सामने से, तो इसीलिए वो सबसे पानी मांग रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, मेढक मंडली से क्या तात्पर्य है? अब वो जो निकलती थी उसको मेढक मंडली कहा जाता। मेढक मंडली क्यों कहा जाता था, क्या कारण था? जो मेढक की झुंड में रहते हैं उनको मेढक मंडली कहते हैं। जो बच्चे मेढक की तरह उछल कूद शोर शराबा करते हैं उनको बोला गया है, या मेढक की तरह व्यवहार करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है, जो बच्चे मेढक की तरह उछल कूद या शोर शराबा करते हैं उन्हीं को मेढक मंडली। इंद्र सेना को तो मेढक मंडली कहा गया था, और वो खूब शोर शराबा उछल कूद करते, पानी में लिपटते कूदते, कीचड़ में खेलते हुए, जैसे मेढक होता है ना, कीचड़ में उछलता कूदता शोर शराबा करता है, टर टर की आवाज करता है, तो इसीलिए उनको मेढक मंडली कहा गया था। क्वेश्चन नंबर है 43 में क्या दिया गया है, मेढक मंडली का वास्तविक नाम क्या था? मेढक मंडली का वास्तविक नाम क्या था? गंगा सेना, इंद्र सेना, वानर सेना या बारिश सेना? तो क्या नाम था उनका? इंद्र सेना। उनको क्या बोला गया है? इंद्र सेना बोला गया है। क्वेश्चन नंबर है 44 में है, इंद्र सेना क्या करती थी? ये इंद्र सेना कर क्या रही थी? कीचड़ से लथपथ होकर मेघों से पानी मांगती थी, पूजा पाठ करके इंद्र को प्रसन्न करते थे, गंगा मैया से पानी लाने की प्रार्थना करते थे, गली गली घूमकर जयकारा करते थे। तो वो कर क्या रहे थे? वो कीचड़ से लथपथ होकर मेघों से पानी मांगते थे, कि किस तरीके से उनके घर बस पानी जो है वो बरस जाए, वो यह चाहते थे। क्वेश्चन नंबर है 45 में क्या है, जीजी ने पानी की बुआई किसे कहा है? अब लेखक की जो जीजी थी उन्होंने पानी की बुआई किसको बोला है? इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को बोला है, पानी की कठिनाई से इकट्ठा करने को बोला है, इंद्र सेना के पानी मांगने को बोला है, या बादल के पानी बरसाने को बोला है? तो वो पानी की बुआई किसको बोलते हैं? इंद्र सेना पर पानी डालने को। अर्थात हम यहाँ पर थोड़ा पानी की बुआई कर रहे हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत सारा पानी बरसेंगे। जैसे क्या होता है, किसान थोड़ा सा अनाज बोता है और उसके बदले बहुत सारा अनाज जो है पृथ्वी उन्हें वापस देती है जब फसल उगती है। तो उसी को उन्होंने थोड़ा सा पानी, यानी इंद्र सेना पे पानी फेंके जाना क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि ये पानी की बुआई है। अब है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, जीजी के संबंध में क्या धारणा बनती है? हमने पूरा पाठ पढ़ा तो इसमें क्या पता चल रहा है, जीजी के बारे में हमारी धारणा क्या बन रही है? जीजी अनपढ़ थी, जीजी ऋषि मुनियों का सम्मान करती थी, जीजी इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही मानती थी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपर्युक्त सभी है, वो अनपढ़ भी थी, ऋषि मुनियों का भी बहुत आदर सम्मान करती थी, और पानी फेंके जाने को भी वो सही मानती थी। अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, लेखक ने किस कार्य को करने से इनकार किया? अब लेखक ने जीजी को एक काम करने से इनकार कर दिया था, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो काम क्या था? बाल्टी में पानी भरने से, बाल्टी भरकर पानी लाने से, बाल्टी भर भर कर मेढक मंडली पर पानी फेंकने से, या पानी की बचत करना। तो यहाँ पर लेखक ने किस चीज से मना किया था जीजी को? कि वो बाल्टी भर भर के मेढक मंडली पर पानी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि लेखक को ये पानी की बर्बादी ले रही है। तो पानी ऐसे ही मुश्किल से पीने को मिल रहा है, पानी की सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं बरस रहा है, और उस पर ये पानी भर भर के बाल्टी मेढक मंडली डालना है, उनको वो पानी की वेस्टेज यानी कि बर्बादी लग रही थी। तो वो इस चीज के लिए मना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 क्या है, जीजी ने दान के पक्ष में क्या तर्क दिया? अब उन्होंने बोला था कि ये पानी का दान है, इस दान के पक्ष में उन्होंने तर्क क्या दिया था, क्या चीज उन्होंने बोली थी कि इस तरीके से उन्होंने समझाया था लेखक को? पहले हमें दान देना पड़ता है तभी हमें बढ़कर मिलता है, यानी कि जिसको हम जो चीज हमें बहुत प्रिय है, जब तक हम उसको दान नहीं करेंगे तब तक वो चीज हमें बढ़कर नहीं मिलेगी।
हम दान देकर पहले खेतों में फसल को बर्बाद करते हैं, यानी कि हम दान देते हैं और खेतों की फसल बर्बाद हो जाती है। हम अंधविश्वास के कारण दान करते हैं, दान करना हमारी परंपरा है। तो जीजी ने क्या तर्क दिया था कि हम पहले जो है हमें दान करना पड़ता है, अर्थात जो चीज हमें सबसे प्रिय है हम जब उसको दान करेंगे तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे और वो चीज हमको 4 गुनी करके वापस करेंगे। जीजी ने यही दान के मामले में तर्क दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है, गगरी तथा बैल के उल्लेख से लेखक क्या कहना चाहता है। अर्थात गगरी फूटी बैल पिया से, ये एक वक्तव्य था। इसमें गगरी और बैल के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं, वो क्या चीज बताना चाहते हैं। देश के संसाधनों का भरपूर उपयोग हो रहा है, मतलब देश में जितने संसाधन है उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में अपार संसाधन है पर जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। गगरी भर नहीं पा रही है और बैल प्यासे रह जाते हैं। देश में सबको सुविधाएं मिल रही हैं। तो सही यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर है कि देश में अपार संसाधन है। गगरी मतलब देश के अंदर संसाधन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उस फूटी गगरी से चीजें निकल कर भ्रष्ट लोग अपनी झोलियों में ले लेते हैं और लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ गगरी से तात्पर्य है संसाधनों से और बैल से तात्पर्य है जनता से। तो यहां पर इसका यही मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर है 50 में क्या दिया है, देश में भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है। अब भ्रष्टाचार का उन्होंने उदाहरण दिया, तो ये समाप्त कैसे होगा उसका उन्होंने बताया है। क्या चीज करना होगा हमें, सबको रोजगार मिल जाने पर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। देश से गरीबी मिट जाने पर, समाज और सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत होने पर या आंदोलन करने पर। तो क्या होगा, समाज और सरकार में जब तक दृढ़ इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक समाज से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। तो सही ऑप्शन हमारा है गा। तो इस तरीके से हमने अपने आरोह भाग 2 में जो चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर, हमने उन्हें कंप्लीट किया है कि किस तरीके से हमने इनमें जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसका एक क्विक रिवीजन आपको करा दिया। आपको एक तरीके से चैप्टर भी रिवाइज हो गया। अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ना या समझना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर अपनी क्लास पे क्लिक करेंगे। देखिए सभी क्लासेस हैं, तो ये है हमारा क्लास 12। हम क्लास 12 पे क्लिक करेंगे। क्लास 12 पे क्लिक करते ही 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब ये हम कहाँ पढ़ रहे थे, आरोह बुक में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारी आरोह बुक दी हुई है। यहाँ पर वॉच नाउ हम करेंगे। जैसे ही आरोह बुक क्लिक करेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। इस प्लेलिस्ट में हमें जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करेंगे। उसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उसे क्लिक करिए। आपको क्लिक करते ही उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को दूर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।